बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सेल साइकिल का लेक्चर नंबर 2 है और हमारा टॉपिक है मियोसिस। मियोसिस का क्या होती है, मियोसिस का क्या मैकेनिज़्म है, मियोसिस की जो है वो अगर नहीं होगी प्रॉपर वे में तो उसकी क्या हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस हैं और हमारे पास एंड पे जो है वो नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस का टॉपिक है, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मियोसिस की बेसिक डेफिनेशन के साथ कि व्हाट इज़ मियोसिस, हाउ विल यू डिफाइन मियोसिस। तो मियोसिस वो टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है वो क्या हो जाते हैं, डॉटर सेल्स के अंदर हाफ हो जाते हैं। अब आपने यहाँ पे करना क्या है, आपने जो है वो माइटोसिस और मियोसिस का जो डिफरेंस है वो क्या करना है, नोट करते जाना है आपने। तो मियोसिस क्या है, वो टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसके अंदर क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। पेरेंट सेल के अंदर जितने थे उससे हाफ हो जाएंगे, तो वो टाइप ऑफ सेल डिवीजन हमारे पास क्या कहलाती है, मियोसिस कहलाती है। मियोसिस जो है हमारे पास ये किन टाइप ऑफ सेल्स के अंदर होती है, ये डिप्लॉइड सेल्स के अंदर होती है। अगर आपको याद हो तो माइटोसिस डिप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल्स दोनों के अंदर हो रही थी, जबकि हमारे पास जो मियोसिस है ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स के अंदर जो है वो हो रही है। और उसके अलावा जो है ये एनिमल्स के अंदर कब होगी ये मियोसिस जो है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे होगी, और प्लांट के अंदर जो मियोसिस है वो कब होगी, जब स्पोर फॉर्मेशन जो है हो रही होगी तब जो है ये होगी। और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जब मियोसिस होती है तो कितने सेल्स फॉर्म होते हैं, 4 सेल्स फॉर्म होते हैं। और ये सेल्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, मीन्स इनके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है वो क्या हो चुका होता है, हाफ हो चुका होता है। मियोसिस जो है इसकी बेसिकली 2 फेजेस होती हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 हमारे पास जो है वो रिडक्शन डिवीजन है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो हाफ होता है। और मियोसिस 2 जो है इट्स जस्ट लाइक अ माइटोसिस। अब जो है हम मियोसिस 1 को जो है वो फर्दर डिवाइड करते हैं। प्रोफेज 1 के अंदर हमारे पास मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है और टीलोफेज 1 है। अब इन फेसेस के अंदर क्या होता है, और ये फेसेस जो हैं ये माइटोसिस की प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज से किस तरह से डिफरेंट हैं, ये अब आपने नोटिस करते जाना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रोफेज 1 से, जो कि हमारे पास मियोसिस की फर्स्ट फेज़ है। प्रोफेज 1 जो है ये बहुत लंबी फेज़ है, प्रोलॉन्ग फेज़ है, ज़्यादा टाइम लेती है। और ये माइटोसिस की प्रोफेज से डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की तरह जो है वो बिहेव करते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का क्या मतलब है, ऐसे क्रोमोसोम्स जो कि सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते बट दे आर सिमिलर। मतलब कि इनके पास जो है इनका सेम साइज़ होता है, इनके ऊपर जीन सेम होती हैं, और जीन्स की जो लोकेशंस हैं, लोकस है, वो भी क्या होता है, सेम होता है। तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। जो हमारे पास डिप्लॉइड सेल है वहाँ पे हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स जो है वो मौजूद होते हैं। एक जो है वो एक पेरेंट से एक क्रोमोसोम आता है और एक पेरेंट से एक क्रोमोसोम, एक मेल से आता है, फादर से आता है, और एक हमारे पास क्रोमोसोम जो है वो फीमेल यानी कि मदर से आता है। एक फादर से और एक मदर से जो है वो आता है। और यहाँ पर जो मियोसिस की इंटरफेस है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे G2 स्टेज जो है वो एब्सेंट होती है, G2 यहाँ पर मौजूद नहीं होती। प्रोफेज 1 को फर्दर डिवाइड किया जाता है लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन और डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस में। इन स्टेजेस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास लैप्टोटीन है, इसके अंदर क्रोमोसोम जो है वो क्या होते हैं, विजिबल होते हैं, शॉर्टन एंड थिक होना स्टार्ट होते हैं। न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे के करीब करीब जो है वो आना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लैप्टोटीन के बाद हमारे पास जाइकोटीन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे साइनेप्सिस होती है। साइनेप्सिस मीन्स कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, पेयर बनाते हैं। और ये जो पेयर होता है, इस पेयर को हम क्या कहते हैं, इस पेयर के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं हम उनको बाइवेलेंट या फिर टेट्राड का नाम देते हैं। ठीक है, बाइवेलेंट मीन्स 2 क्रोमोसोम या फिर टेट्राड मीन्स 4 क्रोमैटिड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको बाइवेलेंट या फिर टेट्राड कहते हैं। और ये जो है ये टेट्राड जो होता है ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, फ्यूज्ड स्ट्रक्चर नहीं होता। तो जाइगोटीन में आपने याद रखना है कि यहाँ पे क्या होती है, साइनेप्सिस होती है, मीन्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है। नेक्स्ट हमारे पास है पैकेटीन के अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है। पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होगी, लेकिन क्रॉसिंग ओवर से पहले आपने याद रखना है कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो है ये एक पॉइंट के ऊपर अटैच होते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, काइस्मेटा। तो काइस्मेटा फॉर्मेशन के बाद ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और इस क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, रीशफल होता है, मीन्स एक्सचेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसके अंदर क्या आती हैं, रिकॉम्बिनेशंस आती हैं, वेरिएशंस आती हैं। आसान लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि तब्दीलियाँ आती हैं, चेंजेस आती हैं। और इसको पैकेटीन को हम इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो है ये क्या है,
होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो है इनका सेम साइज़ है, इनके ऊपर सेम जीन्स हैं, इसलिए उनको होमोलोगस क्रोमोसोम कह रहे हैं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो है ये पहले क्या करेंगे, एक पॉइंट के ऊपर अटैच होंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, काइस्मेटा फॉर्मेशन कहेंगे। और काइस्मेटा फॉर्मेशन के बाद आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ब्लू वाला क्रोमोसोम है उसके पास कैपिटल बी है, और जो रेड वाला क्रोमोसोम है उसके पास स्मॉल बी और स्मॉल बी है। जब हमारे पास क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो आप देख सकते हैं अब इन्होंने अपने सेगमेंट्स क्या कर लिए, एक्सचेंज। जो ब्लू वाला क्रोमोसोम था उसके पास कैपिटल बी स्मॉल बी आ गया है, और जो रेड वाला क्रोमोसोम था उसके पास कैपिटल बी और स्मॉल बी जो है वो आ गया है। यहाँ पे रेड और ब्लू कलर से आप लोग डिफ्रेंशिएशन देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरह से अपने जो पार्ट्स हैं वो क्या किए हैं, एक्सचेंज किए हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर का नाम देते हैं। और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या आते हैं, रिकॉम्बिनेशन आती हैं। पैकेटिंग जो है ये हमारे पास डेज़ तक, वीक्स तक और इवन ईयर्स तक भी चलती है, जबकि हमारे पास जो लैक्टोटीन और जाइकोटीन है ये कुछ ही आवर्स के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो पेयर क्रोमोसोम्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट करते हैं। सेपरेशन यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती, लेकिन वो क्या करते हैं कि एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट करते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम स्टिल जो है वो काइस्मेटा पॉइंट के ऊपर जो है वो अटैच होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्या होता है हमारे पास, जो हमने बात की थी कि डिप्लोटीन के अंदर जो है वो सेपरेशन होना स्टार्ट होती है, तो डायकाइनेसिस के अंदर जो है वो सेपरेशन कंप्लीट हो जाती है, और जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और यहाँ पर जो न्यूक्लियोलाई हैं वो क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसको हम डायग्राम से देखते हैं। ये डायग्राम आपकी बुक के अंदर मौजूद है, आप लोग इसको देख सकते हैं। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर जो है वो लैक्टोटीन स्टेज जो है वो दिखाई गई है। देन आपके पास जाइगोटीन है, आपके पास पैकेटीन है, आपके पास डिप्लोटीन है, और देन डायकाइनेसिस है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो लैक्टोटीन स्टेज है इसके अंदर क्या हो रहा है। लैक्टोटीन स्टेज के अंदर आप लोग देखिए कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हो रहे हैं, आपके पास शॉर्ट, थिक और विजिबल जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसी तरह जाइकोटीन में क्या होता है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर साइनेप्सिस होती है। साइनेप्सिस मीन्स कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या कर रहे हैं, आपस में पेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। बाइवेलेंट की फॉर्मेशन होती है। दिस वन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाइवेलेंट जो है वो बन रहा है, या फिर आप इसको टेट्राड स्ट्रक्चर जो है वो कह सकते हैं। पैकेटीन के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पैकेटीन के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है, जिसको भी हमने पीछे डिटेल में भी देखा, तो क्रॉसिंग ओवर किस तरह से सेगमेंट्स एक्सचेंज क्रोमोसोम जो है वो अपने कर रहे हैं। देन हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर जो डिप्लोटीन स्टेज है इसके अंदर आप देखिए ये सेपरेशन जो है वो हो रही है, और सेपरेशन होने के साथ जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट होना, होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गए। यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर जो है वो क्या होना है, सेपरेट होना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट स्टेज है डायकाइनेसिस, इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि न्यूक्लियोलस डिसअपियरिंग हो रही है, और हमारे पास ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये कम्प्लीटली एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पे इतनी अच्छी सेपरेशन नहीं दिखाई हुई, लेकिन ये सेपरेट हो जाते हैं, जो कि स्टार्ट होती है सेपरेशन इनकी डिप्लोटीन स्टेज में। नेक्स्ट हमारे पास है ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास आती है मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। मेटाफेज 1, एनाफेज, टीलोफेज 1 को आप लोग जो है वो खुद से स्टडी करेंगे, ये मैं आप लोगों को नहीं करवाऊँगी। क्यों? क्योंकि हम लोग मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज देख चुके हैं। उसके अंदर वहाँ पर जो मेटाफेज, जो माइटोसिस की मेटाफेज थी, एनाफेज थी और टीलोफेज थी, वहाँ पर आपके पास क्रोमोसोम जो था वो एक क्रोमोसोम जो था उसके सिस्टर क्रोमैटिड्स जो थे वो क्या हो रहे थे, एक दूसरे से सेपरेट हो रहे थे, हमने ये देखा था। यहाँ पर बस इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम जो है आपने उसको लेके चलना है, मतलब पेयर ऑफ क्रोमोसोम को आपने लेके चलना है। बाकी इसके अंदर और ऐसा कोई डिफरेंस मौजूद नहीं है, इसलिए ये वाला टॉपिक जो है ये आप खुद करेंगे। मैं आपको करवाऊँगी मियोसिस 2। मियोसिस 2 के अंदर हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर जो डॉटर सेल्स बनते हैं, हमारे पास 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, वो क्या करते हैं, उसको स्मॉल इंटरफेस जो उसको फेस करते हैं, मतलब जिसको हमने कहा था कि एक टाइप ऑफ रेस्टिंग, मिस रीडिंग में हम उसको रेस्टिंग स्टेज कहते हैं, तो वो उसको जो है वो फेस करेंगे। और यहाँ पर जो है रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम जो है वो नहीं होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इंटरफेस के अंदर एस फेस आती है, वहाँ पर रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम होती है, तो यहाँ पर रेप्लिकेशन एस नहीं होती। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपने याद रखना है। बाकी फिर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 जो है वो होंगी, और ये बिल्कुल ऐसी ही हैं जैसे माइटोसिस की प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज जो थी वो थी।
जब हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर मियोसिस 2, तो हमारे पास ऐसा रिजल्ट कितने सेल्स बनेंगे, 4 हैप्लॉइड सेल्स जो हमारे पास उनकी फॉर्मेशन होगी। और देन हमारे पास साइटोकाइनेसिस होगी, और साइटोकाइनेसिस के बाद जो है वो आपके पास फुली जो है वो 4 सेल्स हैप्लॉइड सेल्स जो है उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ईच विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। देन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है मियोसिस की, मतलब हम मियोसिस क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, मियोसिस नहीं होगी तो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स कीप दिस इन माइंड, जो मियोसिस है इट ब्रिंग्स क्रॉसिंग ओवर, इट ब्रिंग्स चेंजेस, इट ब्रिंग्स वेरिएशन इन द नेक्स्ट जनरेशन। आपको पता होना चाहिए कि जो क्रॉसिंग ओवर है और जो रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास, आप समझ लें कि मियोसिस के रिजल्ट्स हैं। क्या होता है क्रॉसिंग ओवर भी हमने देखा कि क्या होता है कि पेरेंटल क्रोमोसोम्स किस तरह से अपने सेगमेंट्स को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशंस आती हैं, रिकॉम्बिनेशंस आती हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। और जो है वो एनाफेज के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स, सेकेंड पॉइंट हमारा रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम में क्या होता है, हम जानते हैं कि एनाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स एक दूसरे से क्या करते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट करते हैं, और ये सेपरेशन जो है ये रैंडम है, ये इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस क्रोमोसोम ने इस तरीके से सेपरेट होना है। ये हमारे पास सेपरेशन जो है, और देन उसके बाद जो सेपरेशन होने के बाद जो उनकी असॉर्टमेंट है वो क्या है, रैंडम है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास जो गैमेट्स हैं उनके अंदर वैरायटी ऑफ गैमेट्स जो हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो क्रॉसिंग ओवर है और रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इससे क्या होते हैं हमारे पास जो जीनोम है उसके अंदर जीन्स हैं जो है उसके अंदर क्या आता है, वेरिएशंस आती हैं, और ये वेरिएशंस जो हैं ये सिर्फ बेसिस ऑफ एवोल्यूशन नहीं है, बल्कि ये हमारे पास क्या करती हैं, ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर और यूनिक करैक्टर्स जो हैं वो क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे, अगर आप लोग देखें कि अगर एक ही जो पेरेंट्स हैं उनके ब्रदर और जो सिस्टर्स हैं आपस में, बहन भाई जो हैं वो आपस में आइडेंटिकल नहीं होते, क्यों, क्योंकि हमारे अंदर क्या होती हैं, वेरिएशंस। आप लोग अपने घर में देख सकते हैं कि हम लोग अपने पेरेंट्स की तरह तो हैं लेकिन एग्जैक्टली उनकी तरह नहीं है। हम आपस में जो सिबलिंग्स हैं यानी कि बहन भाई हैं, ये भी हम क्या हैं कि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं लेकिन एग्जैक्टली एक दूसरे की तरह नहीं है। तो इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न यही है कि यहाँ पर जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो क्या हुआ था, यहाँ पर वेरिएशंस आती हैं और रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स होती है, जिसकी वजह से जो है वो वेरिएशंस जो है वो मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मियोटिक एरर्स। मियोटिक एरर्स एरर मीन्स कि अगर कोई मिस्टेक हो जाती है मियोसिस के अंदर तो क्या उसका जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या उसके रिजल्ट्स होंगे। वैसे तो मियोसिस जो है वो बड़ा है, हमारे पास जो है एक चेक एंड बैलेंस जो है हर फेस जो है वो हो रही होती है, चेक एंड बैलेंस के थ्रू हो रही होती है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर कुछ जो है वो अगर आप कह लें कि एरर आ जाए तो क्या होता है कि हमारे पास एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं। इनमें से एक एबनॉर्मेलिटी जो हमारे पास, हम उसको नॉन डिस्टिंक्शन का नाम देते हैं। नॉन डिस्टिंक्शन में क्या होता है, डिस्टिंक्शन मीन सेपरेशन। क्रोमोसोम्स जो हैं वो जब सेपरेट नहीं हो पाते, हमने कहा था कि क्रोमोसोम्स एनाफेज में सेपरेट होते हैं, अगर वो क्रोमोसोम्स सेपरेट नहीं हो पाते तो हमारे पास क्या होता है कि क्रोमोसोम्स की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, या तो क्रोमोसोम्स का नंबर बढ़ जाएगा गैमेट के अंदर, या फिर क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इस नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से क्या होती है कि हमारे पास बहुत सारे सीरियस डिसऑर्डर्स आते हैं, बहुत ही ख़तरनाक किस्म की जो है वो हमें बीमारियां देखने को मिलती हैं। और ये जो नॉन डिस्टिंक्शन है ये ऑटोसोमल भी है, मींस ऑटोसोम के क्रोमोसोम्स में भी हो सकता है, और सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम क्रोमोसोम आप लोग जानते हैं कि ऑटोसोम क्रोमोसोम हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो ऑटोसोम्स हैं, और बाकी जो हमारे पास है वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। तो नॉन डिस्टिंक्शन ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोम के अंदर, दोनों के अंदर जो है वो मौजूद होता है। यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर नॉन डिस्टिंक्शन जो है वो आता है, और यहाँ पे हमारे पास पहला जो डिसऑर्डर है वो है डाउन सिंड्रोम। इस डाउन सिंड्रोम को हम मोंगोलिज्म का नाम भी देते हैं, राइट। इस डाउन सिंड्रोम में क्या होता है हमारे पास कि यहाँ पर जो 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो जो हमारा 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, अगर वो जो है वो प्रॉपर्ली सेपरेट नहीं होता, उसके अंदर सेपरेशन नहीं होती, उसके अंदर नॉन डिस्टिंक्शन होता है 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम बनते हैं वो कितने बनते हैं, उनके अंदर 23। वैसे तो अगर जो ह्यूमन गैमेट की बात करें तो ह्यूमन फीमेल गैमेट भी 23 का होता है और मेल गैमेट भी 23 का होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हुआ तो जो गैमेट बनते हैं उनके अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाते हैं, 24 नंबर ऑफ गैमेट्स, 24 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हमारे अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। फिर एज अ रिजल्ट क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारे पास न्यू इंडिविजुअल बनते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, उन इंडिविजुअल का जो
अगर हम उनकी जीनोटाइप की बात करें तो उनका जीनोटाइप किस तरह की होती है, उनके अंदर 46 क्रोमोसोम जो है वो, उसके अलावा हमारे पास क्या होता है 47, मतलब 2n+1 की हमारे पास जो है वो कंडीशन आ जाती है। और ज़्यादातर ये जो नॉन डिस्टिंक्शन है ये कहाँ पर होता है, ये नॉन डिस्टिंक्शन जो है ये ओवा के अंदर होता है, मीन्स एग के अंदर जो है वो होता है। और ओवा मीन्स एग, और एग के अंदर मदर एग के अंदर जो है ये होता है। और होता क्या है कि ये जो नॉन डिस्टिंक्शन है ये मदर की एज के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। जो टीन एजर मदर्स होती हैं, मतलब जो बहुत छोटी होती हैं, छोटी एज में जो है अगर वो कंसीव कर लेती हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर जो डाउन सिंड्रोम का हमारे पास चांस है वो कितना होता है 1 in many thousands, मतलब यहाँ पर जो है वो आपके पास चांस जो है वो इतना नहीं है 40 ईयर्स ओल्ड मदर में। और अगर आप बात करें इसमें तो हमारे पास कितना होता है 1 in 100 चांस होता है। और जिस तरह मदर की एज जो है वो बढ़ती जाती है तो हमारे पास ये रिस्क जो है वो क्या करता है, बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं इनकी ये किस तरह की इनके अपीयरेंस होती है, ये किस तरह की फिनोटिपिकली होते हैं, इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस क्या होती है। ऐसे बच्चे जो डाउन सिंड्रोम होता है जिनको, तो उनके अंदर जो है ये इनके फ्लैट ब्रॉड फेस होते हैं, इनकी स्क्विंट आइज़ होती हैं, मतलब इनकी जो आँखें वो अंदर की तरफ जो है वो धंसी हुई होती है, भीगा बंद होता है जिसको मगर आसान अल्फाज में कहें। और इनकी जो स्किन है, आई स्किन है, इनके जो इनर कॉर्नर्स हैं ये भी क्या हुए होते हैं, फोल्ड हुए होते हैं। इनकी प्रोट्रूडिंग टंग होती है, मीन्स के ज़बान का अगर आप समझ लें कुछ हिस्सा जो है वो क्या है, आगे की तरफ जो है वो निकला होता है। मेंटली रिटार्ड होते हैं, डिफेक्टिव इनकी डेवलपमेंट होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो इस तरह के जो बच्चे हैं वो देखने में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्लाइनफिंगर सिंड्रोम। क्लाइनफिंगर सिंड्रोम में क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास एक एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम होता है। एक सेक्स क्रोमोसोम जो है वो क्या होता है, एडिशनल। वैसे तो हमारे अंदर 46 नंबर क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर हमारे पास 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ऑटोसोम्स हमारे पास 44 ही रहेंगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो सेक्स क्रोमोसोम है ये क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है वो एडिशनल हो जाएगा, XXY हो जाएगा। ये यहाँ पर हमारे पास जो इस तरह के इंडिविजुअल्स हैं ये क्या होते हैं, ये फिनोटिपिकली मेल होते हैं, मतलब दिखने में ये मेल नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन दे हैव इनलार्ज ब्रेस्ट, इनकी टॉलनेस होती है, ओबेस होते हैं, मतलब मोटापा होता है। टेस्टिस जो हैं इनके, गुनेड्स हैं, मतलब सेक्स ऑर्गन्स हैं वहाँ पे वो स्मॉल होते हैं। और क्या होता है, स्पर्म्स इजैकुलेशन वहाँ पर नहीं होती, मतलब आप समझ लें कि स्पर्म फॉर्मेशन वहाँ पर नहीं हो रही होती, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जो है वो दिखाई गई हैं कि पॉसिबिलिटीज़ के क्लाइनफिंगर सिंड्रोम में किस तरह के होते हैं। 48 नंबर क्रोमोसोम्स भी हो सकते हैं, 49 भी हो सकते हैं, 47। ऑटोसोम्स सबके अंदर 44 रहेंगे, क्योंकि हमने बात की कि यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम जो है वो एडिशनल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 48 क्रोमोसोम है तो हमारे पास 3X और 1Y है, 49 में हमारे पास 4X और 1Y है, और 47 में हमारे पास 1X और हमारे पास क्या है, 2Y हैं। तो ये है हमारे पास क्लाइनफिंगर सिंड्रोम। नेक्स्ट है हमारे पास टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि 1 सेक्स क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग होता है। क्लाइनफिंगर सिंड्रोम में हमने देखा कि एक सेक्स क्रोमोसोम जो है वो एडिशनल है, यहाँ पर एक सेक्स क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग है। और यहाँ पर फिर क्या होता है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 45 आ जाते हैं। दिस वन ऑटोसोम्स 44 ही रहे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक X जो है वो मौजूद है, या तो इसका पार्टनर दूसरा X होना चाहिए था, या Y वो क्या है यहाँ पर मिसिंग है। ये जो है हमारे पास टर्नर सिंड्रोम के जो हमारे पास इंडिविजुअल्स हैं इनकी जो है वो किस तरह के होते हैं, दे फीमेल्स होती हैं ये, और ये किस तरह की अपीयरेंस होती है। इनका शॉर्ट स्टेचर, मतलब इनका कद छोटा होता है, वेब नेक, मतलब नेक जो है वो अंदर की तरफ धंसी हुई होती है, विदाउट ओवरीज। इनके अंदर गुनेड्स जो सेक्स ऑर्गन है ओवरीज वो मौजूद नहीं होते, जर्म सेल्स भी मौजूद नहीं होते। और यहाँ पर जो है वो मोस्टली ऐसे इंडिविजुअल जो हैं वो सर्वाइव नहीं करते और ये जो है अबॉर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर वो जो है उनकी बर्थ होती है तो वो इस तरह के जो है वो नज़र आते हैं, इस तरह की उनकी अपीयरेंस होती है। यहाँ पर हमारे पास डायग्राम है, इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से हमारे पास जो है वो नॉन डिस्टिंक्शन जो है वो दिखाया हुआ है। मियोसिस 1 में नॉन डिस्टिंक्शन दिखाया हुआ है और मियोसिस 2 में नॉन डिस्टिंक्शन दिखाया हुआ है। पहले हम मियोसिस 1 के नॉन डिस्टिंक्शन को डिस्कस करते हैं। आप ये देखें यहाँ पर ये मियोसिस 1 हुई जब हमारे पास दिस वन
यहाँ पर मियोसिस 1 हुई और 2 सेल्स बने, तो यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स जिनको एक दूसरे से यहाँ से सेपरेट हो जाना चाहिए था, ये सेपरेट नहीं हुए। एक गैमेट जो हमारे पास खाली है और एक गैमेट के अंदर हमारे पास दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स आ गए। ठीक है, अब जब यहाँ पर हमारे पास फाइनल जब मियोसिस 2 हो जाएगी और हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल्स, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 गैमेट्स जो हैं वो एम्प्टी हैं और इनके अंदर जो है वो एडिशनल क्रोमोसोम्स जो हैं वो आ गए हैं। होना ये चाहिए था कि ये 4 क्रोमोसोम्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, एक क्रोमोसोम इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें होना चाहिए था, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ। इस तरह अगर आप लोग देखें मियोसिस 2 में जो नॉन डिस्टिंक्शन है, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर तो ये क्रोमोसोम्स जब मियोसिस 1 होती है तो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, एक क्रोमोसोम यहाँ पे और एक क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पर आ गया। लेकिन जब मियोसिस 2 होती है तो ये एक दूसरे से सेपरेट जो है वो नहीं हो पाते। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसको यहाँ से सेपरेट होना चाहिए था, एक क्रोमोसोम यहाँ पे आ जाता, हाफ क्रोमोसोम यहाँ पे आ जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये है हमारे पास नॉन डिस्टिंक्शन, मतलब क्रोमोसोम जो है वो प्रॉपर्ली सेपरेट नहीं होते। ये एक और डायग्राम है, यहाँ पे आपको बुक में दी गई है फिगर 21.6। यहाँ पर आपके पास कुछ और सिंड्रोम्स भी जो है वो दिए गए हैं। कुछ को तो हमने देख लिया, जैसे डाउन सिंड्रोम को हमने देख लिया है, हमने क्लाइनफिल्टर को देख लिया है और उसके अलावा हमने जो है वो टर्नर सिंड्रोम को देख लिया है। एडिशनल यहाँ पे आपको कुछ और भी सिंड्रोम्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल पटाउ सिंड्रोम आपको दिया गया है। पटाउ सिंड्रोम में वो आपको क्या कहता है कि ये इनकी जो इंडिविजुअल्स हैं वो या तो मेल होंगे या फीमेल। इसी तरह एडवर्ड जिनोम में या तो जो इंडिविजुअल है वो मेल होगा या फिर फीमेल। और इनके अंदर क्रोमोसोम्स जो याद रखने की बात है वो ये है कि इनके अंदर क्रोमोसोम्स जो है वो किस तरह के, यहाँ पर ट्राइसोमी होती है, मतलब एडिशनल क्रोमोसोम्स होते हैं जो क्रोमोसोम्स प्रॉपर्ली सेपरेट नहीं हो पाते। वो कौन से हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 13 है और ट्राइसोमी 18 जो है वो एडवर्ड में है। डाउन में हमने पढ़ा था कि ट्राइसोमी 21 है, मतलब 21 क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट नहीं हो पाता। एबॉर्शन रेट यहाँ पे दिए गए हैं, ये आपने देख लेने हैं, और इनकी बर्थ की फ्रीक्वेंसी दी गई है कि अगर इनकी बर्थ होती है तो उसका क्या चांस है। ठीक है, मेटा फीमेल सिंड्रोम यहाँ पे दिया गया है, उनकी सेक्स बताई गई है, उनका क्रोमोसोम दिखाए गए हैं आपको किस तरह के होते हैं, एबॉर्शन रेट बताया गया है और बर्थ फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको दिखाई गई है। इस तरह जैकब सिंड्रोम में मेल होते हैं वो, उनके अंदर क्यों, क्योंकि उनके अंदर वाई क्रोमोसोम मौजूद होता है। एबॉर्शन रेट जो है इसका अननोन है अभी तक, और जो बर्थ फ्रीक्वेंसी है वो आपको दिखाई गई है 1 in 1000 होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है इट इज़ नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। हम जानते हैं कि जो हमारा सेल है वो क्या करता है, उसको सर्वाइव करने के लिए सिग्नल्स की ज़रूरत होती है। अब ये सिग्नल्स जो हैं ये या तो एक्स्ट्रा सेलुलर होंगे या फिर इंट्रा सेलुलर, मीन्स या तो सेल के अंदर से उसको मिल रहे हैं या फिर वो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से जो है वो ले रहा है। सेल की सारी एक्टिविटीज़, इवन सेल डिवाइड कर रहा है, सेल डिफ्रेंशिएट कर रहा है, मोर्फोजेनेसिस हो रही है, मोर्टेलिटी हो रही है, हर चीज़ जो है वो क्या है, सिग्नल्स के कंट्रोल में है। इवन के जो सेल डेथ है वो भी क्या है, सिग्नल्स के कंट्रोल में है। जब तक सिग्नल्स नहीं रिसीव होंगे जो है वो सेल की जो है वो डेथ नहीं होगी। तो ये जो सेल डेथ है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये 2 तरह से जो है वो हो सकती है। या तो जो सेल है वो सुसाइड कर लेता है जब उसको सर्वाइवल सिग्नल नहीं मिलता, फॉर एग्जांपल उसको ट्रॉफिक फैक्टर्स नहीं मिलते, फूड नहीं उसको मिलता, तो वो क्या करता है, वो सुसाइड कर लेता है। या फिर जो है वो उसकी जो है वो किलिंग, मर्डर कर दिया जाता है उसका। ठीक है, तो इस मर्डर को जो है वो हम क्या कहते हैं, तो नेक्रोसिस का नाम देते हैं। तो एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका डिफरेंस भी आ सकता है, आपको इन दोनों में डिफरेंस आना चाहिए। हैं दोनों, इसमें सेल क्या हो रहा है, डेथ हो रहा है, नेक्रोसिस में भी और एपोप्टोसिस में भी। और डिफरेंस क्या है वो अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम एपोप्टोसिस देखेंगे। एपोप्टोसिस की क्या डेफिनेशन है, internal program of events and sequences of morphological changes by which cell commits suicide is collectively called as apoptosis। means कि जब एक प्रोग्राम बनाया जाता है कि इस सेल की जो है वो किलिंग करनी है, इस सेल की अब ज़रूरत नहीं है बॉडी के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक जो प्रोग्राम के तहत किलिंग हो रही है सेल की, हम उसको एपोप्टोसिस का नाम देते हैं। एपोप्टोसिस ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ड्रॉपिंग ऑफ और फॉलिंग ऑफ, राइट। अब जो एपोप्टोसिस है इसका जो इम्पॉर्टेंस है वो क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो एपोप्टोसिस का मैकेनिज़्म है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर उनकी डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। यहाँ पर आपके पास बहुत ही 2 जो है वो
अमेजिंग किस्म की एग्जांपल्स दी गई हैं। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि जो ह्यूमन एम्ब्रियो होता है उसके अंदर टेल होती है, राइट। जब ह्यूमन एम्ब्रियो होता है तो उसके अंदर टेल जो होती है वो होती है, तो टेल का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो क्या कर दिया जाता है, हमारे अंदर डिलीट कर दिया जाता है, उसकी प्रोग्राम सेल डेथ कराई जाती है, राइट। और नेक्स्ट क्या है, वो हमारे पास क्या कहता है कि हमारी जो फिंगर्स हैं ये जो है वो क्या है, जब हम एम्ब्रियो स्टेज पे होते हैं तो क्या होती है कि इन फिंगर्स, ये बिल्कुल फिंगर्स जो होती हैं ये अभी तो आप देख सकते हैं कि हमारे फिंगर्स के दरमियान में गैप्स हैं, लेकिन उस टाइम क्या होता है कि ये गैप्स फिल्ड होते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं डक का जो उसका होता है पंजा होता है, आप देख सकते हैं किस तरह से जो डक होती है, बत्तख होती है, उसका वो होता है अंदर से उसकी जो फिंगर्स हैं किस तरह से कवर होती हैं। हमारे कुछ स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है, लेकिन हमारे इन डिजिट्स के दरमियान में जो होती है सेल्स होते हैं उनकी किलिंग टिश्यूज़ होते हैं उनकी किलिंग कराई जाती है, और हमारे जो डिजिट्स होते हैं वो प्रॉपरली जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। और जो सेल डेथ है वो हमारे नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स को भी जो है वो क्या करती है, कंट्रोल करती है, राइट। ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि कहाँ कहाँ पर जो है वो एपोप्टोसिस में देखा कि होती है। थर्डली हमारे पास है कि मैकेनिज़्म एपोप्टोसिस जो है वो होती किस तरीके से है। तो एपोप्टोसिस का जो मैकेनिज़्म है उसको हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। दिस वन, ये डायग्राम आपकी बुक में दी गई है, फिगर 21.7, इसको हम डिस्कस करने लगे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक सेल है और इस सेल की जो है वो अब क्या होने लगी है, प्रोग्राम किलिंग होने लगी है। तो सबसे पहले ये क्या होगा कि ये जो सेल है ये क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा, मींस सिकुड़ जाएगा, और इस जो है वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो क्रोमैटिन है वो क्या होना, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, मींस उसकी फोल्डिंग होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर फिर देन ये क्या करेगा, आपके पास यहाँ पर इसकी जो है वो क्या हो जाएगी, इसके स्मॉल जो है वो पीसेस बनना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होगा, कंडेंस होगा, और देन क्या होगा कि इस सेल की जो है वो क्या बनेंगी, इरेगुलर बॉडीज़ बनेंगी। उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी इरेगुलर जो है वो बॉडीज़ बन के कट ऑफ हो जाएंगी, जिनको हम ब्लैबिंग कहेंगे। वो जो सेल मेम्ब्रेन की इरेगुलर बॉडीज़ बनती है उनको एपोप्टोटिक बॉडीज़ कहेंगे, और जब ये एपोप्टोटिक बॉडीज़ जो है ये सेल से कट ऑफ हो जाएंगी तो हम उनको ब्लैबिंग का नाम देंगे। तो ये यहाँ पर क्या होगा, ब्लैबिंग होगी, और देन यहाँ पर मतलब ये जो कट ऑफ पीसीज हैं इनकी क्या कर देगी, एक एपोप्टोटिक सेल आएगा, सॉरी एक फैगोसाइटोटिक सेल आएगा, और वो क्या करेगा, इन एपोप्टोटिक बॉडी को क्या कर लेगा, ईट कर लेगा। आई रिपीट, हम इसको मैकेनिज्म को दोबारा देखते हैं कि एक सेल है, ठीक है, वो क्या करेगा, श्रिंक करेगा, उसके अंदर जो उसके क्रोमेटिन मटेरियल है वो क्या करेगा, कंडेंस कर जाएगा। देन उसकी क्या होगी कि वहाँ पर एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनना स्टार्ट होंगी, मतलब उसके जो मेम्ब्रेन्स हैं वो क्या हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी डिफरेंट पार्ट्स में, और फिर उनकी ब्लैपिंग हो जाएंगी, वहाँ से कट ऑफ हो जाएंगे, और देन ये जो ब्लैप्स हैं, ये जो पार्ट हैं, इनको क्या करेगा, फैगोसाइटोटिक सेल आके इनको ईट कर लेगा और वहाँ से रिमूव कर देगा। इसी तरह हमारे पास जो नेक्रोसिस है, नेक्रोसिस में क्या होता है, हमारे पास जो सेल है, नेक्रोसिस की डायग्राम आपको यहाँ पे नहीं दी गई, मैं आपको बस यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि नेक्रोसिस क्या है, कि यहाँ पर जो सेल है उसकी जो है वो सडन किलिंग जो है वो कराई जाती है, राइट। वहाँ पे ऐसे कोई प्रोग्राम जो है वो नहीं बनाया जाता, सेल को किल किया जाता है। यहाँ पर होता क्या है कि जो सेल है वो स्वेल करता है, देन उसकी बर्स्टिंग होती है, और बर्स्टिंग के रिजल्ट में क्या होता है कि जो इंट्रासेलुलर मटेरियल होता है वो इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ हो जाता है, जबकि एपोप्टोसिस के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर प्रोग्राम किलिंग होती है। वहाँ पे जो सेल का मटेरियल है, इंट्रासेलुलर कंटेंट है, वो इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ नहीं होता, जबकि नेक्रोसिस के अंदर ये इंट्रासेलुलर मटेरियल जो है वो रिलीज़ हो जाता है। और एज अ रिजल्ट जब ये इंट्रासेलुलर कंटेंट इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ हो जाता है तो वहाँ पे क्या होती है, सराउंडिंग में इन्फ्लेमेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, मीन्स सूजन वगैरह जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये था आपका टॉपिक एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। आपने एपोप्टोसिस नेक्रोसिस की डायग्राम देखनी है, और उसके बाद आपने नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में जो है वो डिफरेंस भी जो है वो आपने उसको उसकी एक असाइनमेंट बना लेनी है, आपके पास जो है वो सेव होने चाहिए। विद दिस वी एंड आवर चैप्टर। ये चैप्टर जो है ये मैंने आपके जो है वो भरोसे इसलिए करवाया क्योंकि जल्दी करवाया, क्योंकि हम लोगों ने ये चैप्टर जो है वो जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आपने इसकी डायग्राम्स जो है वो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, और अच्छे तरीके से जो है वो आपने इसके कॉन्सेप्ट को जो है वो समझ लेना है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।